Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Union Home Minister Amit Shah attended the inauguration of Shahakar Maharshi Shankarao, Kole Shahkari Shakar Karkhana Limited and the Sanjeevani Group's compressed biogas and spray dryer potash granule project in Kopargaon town in Maharashtra. During the program, he highlighted the significance of Swadeshi products in India's journey to becoming the world's #1, asserting that there should be no alternative to indigenous products and that everyone should adopt them. The Union Minister also emphasized the importance of cooperative sector in strengthening India's rural economy and said it has become a crucial lifeline for the rural economy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र की स्थापना कर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने की शुरुआत की और जो सहकारिता क्षेत्र के भविष्य पर सवालिया निशान लगे थे, वो सारे सवालिया निशान आज 3 साल के कालखंड में समाप्त हो गए हैं और सहकारिता क्षेत्र देश का मजबूत क्षेत्र बनकर आज उभर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी ने एक आह्वान हम सभी का किया है, स्वदेशी चीजों के उपयोग का आह्वान। आज यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में किसान भाई बहन आए हैं, तब मैं सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता ये तय कर लेती है, देश का हर व्यापारी अगर तय कर लेता है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की परचेज से, इनकी खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। भाइयों बहनों, मोदी जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर से 4थे नंबर पर लाए। 3रे नंबर पर जाने के लिए हम बहुत नजदीक हैं, मगर दुनिया में 1 नंबर बनना है तो स्वदेशी के अलावे कोई चारा नहीं है। देश के सभी लोगों ने स्वदेशी को अपनाना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत सारे कोऑपरेटिव लीडर यहां बैठे हैं, तब एक पेड़ मां के नाम के अभियान को भी दोहराना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने हर एक व्यक्ति एक पेड़ धरती मां के नाम और एक पेड़ अपनी मां के नाम, 2 पेड़ बोने का संकल्प लेना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में इस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, उससे बहुत मदद मिलेगी। Heavy rainfall wreaked havoc in North Bengal and Sikkim, claiming the lives of at least 18 people and disrupting several transportation and infrastructure systems. The major affected areas include Darjeeling, Kalimpong and Sikkim districts, where officials warned that the toll could rise further. ADG and IG of North Bengal Police Rajesh Kumar Yadav inspected the collapsed Dhudia Bridge in Meerut. Over the incident, Yadav said that the situation is slowly returning to normalcy. Rescue operations are currently underway. Some routes have been opened and made operational. The people living in affected areas have been shifted to safer location. अभी सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मेरठ में मैं होके आया हूँ, वहाँ पे जो रेस्क्यू वर्क है हमारा चल रहा है। सुबह एसडीआर और एनडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पे इस काम में लगाई गई थी। तो अभी जो खबर है कि 2 बजे तक हम लोग पूरा रेस्क्यू वर्क कर लिए थे। वहाँ पे किसी भी आदमी की मिसिंग होने की या मलबे में दबे रहने की खबर नहीं है। बाकी जो ट्रैफिक व्यवस्था मैंने बोल दिया है कि ऑलरेडी हम लोग कुछ रूट्स जो हैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आने के कुछ रास्ते खोल दिए गए हैं। मेरठ से जो रास्ता है मेन, चूंकि ये
ब्रिज यहाँ पे डैमेज हो गया है, तो मेन रास्ता हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं, किंतु घूम होते हुए जो मिरिक में जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं वहाँ से घूम होते हुए वाया पंखाबाड़ी रोड सिलीगुड़ी आ सकते हैं, अथवा तीन धारिया वाले रास्ते से सिलीगुड़ी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बॉर्डर रोड है मिरिक जाने का, जो हम लोग इमरजेंसी सेवा के जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं अथवा ऐसी जगह पे स्थित हैं कि जहां पे फिर से कुछ क्षति हो सकती है उन घरों को, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको हम लोग सेफ लोकेशन पे हम लोग शिफ्ट किया है। और मिरिक में 2 जगह और सुखिया पोखरी में प्लस दार्जिलिंग में हमने शेल्टर होम खोले हैं, वहाँ पे उनको ले जाया गया है और प्रशासन की तरफ से उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्प वगैरह वो सब की व्यवस्था की जा रही है। एक हेल्पलाइन नंबर भी खोला गया है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी हमारी जो दार्जिलिंग जिला पुलिस की वेबसाइट है उस पर हेल्पलाइन नंबर शेयर किया गया है। इसके अलावा जितने भी टूर ऑपरेटर हैं, होटल ओनर्स हैं, उन सब के साथ भी हमने अपना हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है। कोई भी अगर किसी भी टूरिस्ट को कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो वो हम लोगों से उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूरी उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। Union Minister Kiren Rijiju on Sunday said that it does not benefit the Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi to speak of Gen Z because it was the young generation which ousted Congress from the power, opposed corruption and the dominance of a single family in the political arena. Rijiju, while speaking to ANI, reacted to Congress leaders' appeal to Gen Z. He said that Gen Z anger is directed towards those who are not capable but want to run the government. सर, आप लोग राहुल गांधी को लेके इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? हमेशा मैंने देखा है जब भी वो कुछ बोलते हैं, कल बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, अभी आप भी थोड़ा गुस्से में हैं उनसे, तो क्या आपको लगता है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूं, इसलिए इज्जत देता हूं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो ऑपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो, आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर, देश पे आते हैं। At the 4th Kautilya Economic Conclave, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar had remarked the global balance of power had shifted notably in recent times. He had stated that certain major powers seemed to believe that they no longer needed the rest of the world as much as before, and also they were therefore more willing to exercise their margins of power in pursuit of their own policies and actions. Dr. Jaishankar had observed that the global needle had moved further towards competition, driven by a growing trend for weaponized to weaponize nearly everything. He had stressed that if a state possesses a tool in the toolkit, there has been much less hesitation, especially among major powers, to use it in advancing their interests. To polity. Now, the strategic consequences of this, I think, are quite obvious. We have seen a weakening, sometimes even discarding of international regimes and rules. We have seen economically that cost may not any longer be the definitive criteria, that ownership or security or reliability, resilience is equally important. We have seen politically that alliances and understandings are being revisited. We've also seen
in a few cases, in the cases of really the major polities, that their belief in balance of power is probably much less. They seem to think they may not need the rest of the world as much as they did before. So if they have margins of power, they are prepared to exercise those margins in pursuit of their policies and actions. We have therefore seen overall the global needle move much more towards competition and away from compacts. And that global needle is moving because there is today a tendency to weaponize almost everything. And that if a state has a tool in its toolkit, an instrument to be used, there is much less reticence, particularly on the part of the major powers, to use that. So, all in all, yes, times are turbulent, to say the least, and we have, therefore, this challenge. Meanwhile, Dr. S. Jaishankar had reflected on the complex challenges facing the global economy, describing the current environment as paradoxical. He stated that the intensity of multiple global developments converging at the same time had created a situation where nations had been encouraged to take higher risk while simultaneously trying to de-risk various aspects of politics and economics. Dr. Jaishankar had vividly compared the state of international politics to raising the height of trapeze, where removing the safety net each passing day, underscoring the growing uncertainty and volatility in the global affairs. Just that all of this is happening. All of this is also happening in a very short time frame. So the intensity of these multiple happenings actually converging on the global economy at the same time. This is today actually setting into motion a paradoxical situation where on the one hand the very factors which I referred to encourage higher risk-taking. At the same time, because of the consequence of this, there is a serious effort also to de-risk every facet of both politics and economics. So this playing out of, I mean, it's almost like you're raising the height of the trapeze and removing the safety net with each passing day. And that is really today the state of the international polity. Reacting to the deaths of children from consuming cough syrup, former Rajasthan Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot had expressed deep concern and had demanded immediate action from the government of India. Speaking to the media, Gehlot had said that such incidents had been occurring across the state, including in Sikar and Alwar, and questioned whether the authorities have been taking the matter seriously. He had urged the centre to analyse Rajasthan's healthcare model implemented under the previous Congress government, which had provided free insurance worth ₹25 lakh along with free medicines, CT scans and MRIs. Gehlot had emphasized that education and health should be made completely free as part of social security, asserting that Rajasthan had been a leading example in medical and health services across India. सर सिरीप को लेकर 4 बच्चों की राजस्थान के अंदर मौत हो गई है। आपने भी सर ट्वीट किया, दवा को लेकर डेथ भी हुई है सर। देखिए, ये तो सरकार पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ पर है। तो जब मालूम सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तो 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए कि भाई किस प्रकार हमने इसको लागू किया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि 25 लाख का बीमा हो सकता है क्या, ऑपरेशन फ्री हो सकते हैं क्या,
MRI फ्री हो सकती है क्या, CT स्कैन फ्री हो सकती है क्या, ब्लड टेस्ट फ्री हो सकता है क्या? लोगों को विश्वास नहीं होता बाकी राज्यों के अंदर, कैसे हुआ होगा? तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से भी, अन्य राज्यों से भी, कई राज्यों के लोग तो आके देख के गए होंगे कि इसका पूरा जो है विश्लेषण करे राजस्थान सरकार की योजनाओं का, कम से कम स्वास्थ्य योजनाओं का, जिससे कि वहाँ के लोगों का भी भला हो। और ये संभव है, 25 लाख का बीमा भी संभव है, फ्री इलाज संभव है, फ्री ऑपरेशन फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, CT स्कैन फ्री है, MRI फ्री है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करने के कारण से वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार भी क्या कर रही है, आयुष्मान भारत इतना प्रचार किया लोगों को, लोग समझते हैं ये स्कीम बड़ी दिखती है 5 लाख की, और वो भी खाली एक सोशो इकोनॉमिक सेंचर हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, वो स्कीम खाली उन तक सीमित है, आम लोगों को मालूम नहीं रहता है। उनके लिए वो स्कीम है, खाली पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है। हमारी योजना जो थी राजस्थान की, वो पूरे प्रदेश वासियों के लिए, रात दिन का फर्क है। पूरी पब्लिक के लिए करना और एक वर्ग के लिए करना बहुत बड़ा फर्क होता है। अब इन बातों को अगर कोई गहरे में नहीं जाएंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे, वरना भारत सरकार ही फैसला कर सकती है। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह फ्री होना चाहिए लोगों के लिए। जो अफोर्ड करने वाले होंगे, पैसे वाले, वो तो फायदा उठाएंगे नहीं, फिर ले लेंगे प्राइवेट सेक्टर सेवा ले लेंगे, बाकी लोगों को फ्री हो जाए। ये सोशल सिक्योरिटी है। आप विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से करो। सर, 3 बच्चों की मौत हो जाना कब सिर्फ की वजह से बेहद गंभीर मामला है, क्या आपको लगता है कि ये गंभीरता से लेकर आ रहे भाई? ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। मान लो कहीं से गड़बड़ आया, पहले भी हुआ ऐसी की घटना हुई थी। एक बार आई ड्रॉप में गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद में बैन लग गया कि प्राइवेट सेक्टर वाले पहले बड़े बड़े कैंप लगाते थे आई ऑपरेशन के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए। उस पर रोक लग गई कि भाई पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करो, पहले परमिशन लो, दवाएं का जांच करवाओ। तो आज अगर मान लो ये शुरू वाली बात आई बच्चों की सिर्फ पीने की। Speaking of India-US relations, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar had acknowledged that there had been certain issues between the two nations, mainly due to the absence of mutual trade agreement. He had stated that the inability to arrive at a landing ground for trade discussions had resulted in tariffs being imposed on India. Dr. Jaishankar had further pointed out that a second tariff related to India's sourcing of energy from Russia had been regarded by New Delhi as unfair, especially when other countries, some with more antagonistic ties with Russia, had done the same without similar penalties. However, the minister had also emphasized that these differences should not be exaggerated or allowed to affect the broader partnership, urging both sides to review the matter in proper proportion within the larger framework of India-US relations. On the India-US issues, look, we have today issues with the United States. A big part of it is the fact that we have not arrived at a landing ground for our trade discussions. And the inability so far to reach there has led to a certain tariff being levied on India. In addition, there is a second tariff, which, we have publicly said we regard it as very unfair, which has picked on us for sourcing energy from Russia, when of course there are other countries who have done so, including countries who right now have a far more antagonistic relationship with Russia than we do. So I don't want, I'm not minimizing the issues, but I don't think we should take it to a point as though this is going to percolate to every dimension of the relationship and there is something very fundamental at stake there. I think we need to see this in proportion. There are problems, there are issues. Nobody is in denial of it. Those issues need to be negotiated and discussed and resolved, which is exactly what we are trying to do. But I would really sort of hesitate to read very much more into it than the issues themselves. I think I also want to say a large part of the relationship is actually continuing either as business as usual or in fact in some
cases even doing more than it was doing before. And in Rajasthan, the Anti-Terrorism Squad and the Anti-Narcotic Task Force have arrested key members of an interstate drug network involved in supplying the synthetic drug MD. The arrest was made under Operation Madhusudan. IG ATS Jaipur Range Vikas Kumar said that a joint team of ATS and ANTF remains committed to making Rajasthan free from drugs and crime. He added that during the fourth phase of the ongoing investigation, the main conspirator behind the MD drug distribution network was successfully apprehended in Jaisalmer. दृढ़ संकल्प शक्ति, कठोर परिश्रम, लोगों के सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से एटीएस और एनटीएफ की संयुक्त टीमों को मिल रही शानदार सफलताओं की श्रृंखला अनवरत जारी है। राजस्थान राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बहुत तीव्र गति से एटीएस और एनटीएफ की टीमें कदम दर कदम अग्रसर हैं। इसी के पिछले 5 दिवस में लगातार चौथी कार्रवाई करते हुए सफलता के अगले पायदान पर राजस्थान राज्य में एमडी नामक जहरीले मादक द्रव्य की तस्करी के एक बहुत मुख्य सूत्रधार, शिल्पकार एवं योजनाकार आरोपी को आज सुबह जैसलमेर के सांगड़ इलाके से इस संयुक्त टीम को दबोच सकने में सफलता मिली है। आरोपी कमलेश उर्फ कार्तिक पुत्र सदराम बिश्नोई निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर अंतर प्रांतीय तस्कर रहा है, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपराध करता रहा है और तीनों ही राज्यों में जेल की हवा खा चुका है। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम था और यह लंबे समय से फरार चल रहा था। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से राजस्थान में लगातार एमडी की फैक्ट्री पकड़ी जा रही थी, उससे एक बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान को इस नशे के जहर में लिप्त करने, डुबोने की एक बड़ी कुत्सित साजिश थी। लगातार एटीएस और एनटीएफ की टीमें इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तत्पर थी और उसी श्रृंखला में यह एक मुख्य सूत्रधार आज पकड़ा गया है। यह गैंग पूर्व में कुड़ी, जोधपुर में भी एमडी की फैक्ट्री लगा चुका था और बाड़मेर के सेड़वा इलाके में भी एक बड़ी फैक्ट्री एमडी बनाने की लगाई गई थी, जहां से हर दूसरे दिन करीब 10 किलो एमडी बनाई जा सकती थी। यानी महीने में करीब 20 से 30 करोड़ रुपए का जहर पूरे राजस्थान में और फिर पूरे देश में फैलाया जा सकता था। यह गैंग बड़े ही कॉरपोरेट अंदाज में काम करता था। कोई फाइनेंस का प्रभारी था, कोई फैक्ट्री मैनेजर था, कोई सेल्स का प्रभारी था, कोई लॉजिस्टिक्स का प्रभारी था, कोई रॉ मटेरियल का प्रभारी था। गिरफ्तार कार्तिक उर्फ कमलेश को सेल्स की जिम्मेदारी, बड़ी महती जिम्मेदारी थी इसके पास, पूरे एमडी के सेल की। पर कहते हैं कि यही महत्वाकांक्षा आदमी को ले डूबती है। इसी सेल्स की जिम्मेदारी के लिए एक प्रतिद्वंदी गैंग भी आमादा था और उसने भी अपना दावा ठोका था, पर यह जिम्मेदारी कमलेश को मिली। प्रतिद्वंदी गैंग की सूचना पर या अन्यथा तौर पर दोनों ही फैक्ट्रियां व्यवसायिक रूप से चलने के पूर्व ही पकड़ी गई। राजस्थान को नशे के जहर से मुक्ति मिली और कमलेश को गिरफ्तार कराने में भी उसी प्रतिद्वंदी गैंग का बड़ा हाथ रहा। उनके द्वारा मिली अहम सूचना के आधार पर दबिश देकर एमडी के रुपए का हिसाब किताब करता हुआ कमलेश पकड़ा गया। उसके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी मिली, जो संभवतया एमडी की बिक्री से प्राप्त की हुई है। और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान में जहर फैलाने के बड़े महाप्रकोप के पटाक्षेप की संभावना है। जिस तरीके से देखें तो राजस्थान में नशे का महादानव जिस तरीके से अपने पंख पसार रहा है, अपनी उड़ान भर रहा है, एटीएस और एनटीएफ की टीमें लगातार उसको खत्म करने के लिए कृत संकल्प हैं। पर कहते हैं कि कई सारे अभियान सफल, पर सकल सफलता बाकी है। अब मादक पेशी नशा नृपों की ग्रीवा पकड़ती खाकी है। ग्रीवा तो पकड़ी जा रही है, पर जब तक जनता का साथ नहीं होगा, हम राजस्थान को अपराध मुक्त और नशा मुक्त कर सकने में सक्षम नहीं होंगे। एक पुलिस और एक जनता जब साथ मिलेगी तो हम एक और एक मिलकर 101 होंगे, जिसमें एक पुलिस होगी, एक जनता होगी
और बीच में शून्य होकर, मति शून्य, शक्ति शून्य और संज्ञा शून्य होकर यह अपराधी औंधे मुंह पड़े होंगे। और जब यह अपराधी औंधे मुक्त पड़े होंगे तभी राजस्थान अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो सकेगा। तो आइए इस अपराध मुक्ति और नशा मुक्ति के महायज्ञ में हम सब यथासंभव यथाशक्ति अपनी अपनी आहुति, अपनी अपनी समिधा दें और राजस्थान को एक बार फिर से निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ, नशा मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की, राजस्थान की पुनर्स्थापना की कोशिश में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। The Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board SMVDSB on Monday announced the temporary suspension of Vaishno Devi Yatra in view of an adverse weather forecast issued by the India Meteorological Department. According to the board, the pilgrimage to the revered shrine will remain halted from October 5 to 7, 2025 and is expected to resume on October 8, 2025. Once the weather conditions improve, so as the official statement said that in view of the incident, the inclement weather advisory issued by IMD, Vaishno Devi Yatra shall remain suspended from 5th to 7th October. And then it will resume by 8. Union Minister Kiren Rijiju had questioned the current discourse of freedom of expression in India, arguing that it had been misused by those advocating for separation of Kashmir or the Northeast from India. Rijiju had stated that supporting such movement along with backing Maoist or Article 370 in Kashmir could not be considered true freedom of expression. He further criticized those who constantly abuse Prime Minister Narendra Modi while claiming that freedom of speech was under threat, calling it a misuse of freedom with the aim to splitting the country. सर, कांग्रेस का एक और एलिगेशन रहता है कि आप लोग बहुत एंटी डेमोक्रेटिक हैं, आप बहुत ज़्यादा तानाशाही हैं, आप लोग मीडिया की आवाज़ दबाते हैं, आप लोग उसकी इवन पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ दबाते हैं, एजेंसीज का यूज़ करते हैं। देखिए नवीन जी, हमारे देश में अभी बोलने का आज़ादी के बारे में कौन बोलता है? अभिव्यक्ति के बारे में कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग करना चाहते हैं। ये कोई बोलने का आज़ादी हो गया? बोलने का आज़ादी संविधान में जो लिखा है वो आज़ादी होता है। मूल्य जो अपना जो हक है, अधिकार है, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसका रक्षा के बारे में बात करता तो वो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन देश को दो टुकड़ा करना है और जो माओवादी को समर्थन करते हैं, कश्मीर में 370 आर्टिकल का समर्थन करते हैं, ये बोलने का आज़ादी नहीं होता है। संविधान में तो देश को अगर कोई विभाजित करेगा उसको गैर संवैधानिक माना जाएगा। तो बोलने का आज़ादी तो संविधान ने जो दिया है, सब बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक गाली देते रहते हैं मोदी जी को और बोलते हैं कि आज़ादी नहीं है। तो आपको लगता है पूरी आज़ादी है देश में? जरूरत से ज़्यादा आज़ादी को मिसयूज कर रहा है ये लोग, कि इस लेवल तक आज़ादी को ले जाना चाहते हैं कि देश को वो स्प्लिट करना चाहते हैं। और जो बोला है ना कि चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग करो, उसको बोलते हैं कि बोलने का आज़ादी चाहिए। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.